बाल बाल बची है दिल्ली। यकीन मानिए जबरदस्त तैयारी थी, जबरदस्त तैयारी थी। और आज की तस्वीरों ने 2020 जैसे दिल्ली दंगों की कड़वी यादों को ताजा कर दिया। तैयारी ऐसी थी, लगा कि 2020 जैसा दंगा करना चाह रहे हैं, पत्थरबाज दंगाई, कट्टरपंथी। जैसे 2020 में अफवाह फैलाई गई थी ना कि सीए से नागरिकता चली जाएगी, तो दंगा हो गया, नागरिकता चली जाएगी। आज अफवाह फैलाई कि मस्जिद चली जाएगी, बुलडोजर आ रहे हैं। यह अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद चली जाएगी। उसी तरह कल दिल्ली के तुर्कमान गेट पर अफवाह फैलाई गई कि फैज़ इलाही नाम की मस्जिद चली जाएगी। उसे तोड़ने के लिए 30 से ज्यादा बुलडोजर आ रहे हैं। आधी रात को उतार दिए गए हैं, आ जाओ सड़कों पर, क्या कर रहे हो घरों में बैठे। अफवाह फैलाई गई। पूरी तैयारी प्लान के साथ, अफवाह, वीडियो, व्हाट्सएप ग्रुप्स, मैसेजिंग, सब कुछ हुआ। फिर पत्थरबाजों की भीड़ ने दंगा किया, उत्पात की, पत्थरबाजी की, हिंसा की, तोड़फोड़ की। और तैयारी 2020 जैसे दंगों की थी क्या, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। दंगाइयों ने कहना शुरू कर दिया, साहब कि मुसलमानों देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। ये अतिक्रमण हटाने आई थी टीम। अतिक्रमण, मस्जिद को छुआ तक नहीं है, और छूना भी नहीं था साहब मस्जिद को। ये जो कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास, ये कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास है इस वक्त, ये मैं आपको दिखाऊं। ये 12 नवंबर का कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास, 12 नवंबर। इसमें मस्जिद के आसपास अतिक्रमण का जिक्र है। ये कोर्ट का ऑर्डर देखिए आप, ये कोर्ट का ऑर्डर, इसमें ये लिखा हुआ है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है दी जीएसआर, यानी कि जो ज्वाइंट सर्वे रिपोर्ट है, उसमें बता रही है कि 2500 स्क्वायर फीट का अतिक्रमण है। फिर है 36,428 स्क्वायर फीट का अतिक्रमण, और ये 7,343 फीट का अतिक्रमण जो मस्जिद और कब्रिस्तान के आसपास की जमीन। ये कोर्ट का ऑर्डर है। मस्जिद को छूना ही नहीं था, मस्जिद को हाथ ही नहीं लगाना था। मस्जिद के आसपास के अतिक्रमण को हटाने के लिए टीम आई थी। वो कह रहे हैं घरों से बाहर निकलो, मुसलमानों क्या कर रहे हो, सो रहे हो, पूरी रात काली करो, मस्जिद तोड़ देंगे ये लोग। 32 बुलडोजर, मस्जिद को हाथ भी नहीं लगाना था साहब। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक, अब मैं आपको बताता हूं इस अफवाह के बाद, ये एफआईआर की कॉपी मेरे पास है। इस अफवाह के बाद तुर्कमान गेट के पत्थर गैंग पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं, छतों से पथराव होता है। रात इसमें टाइम है जो एफआईआर के हिसाब से 12:40 12:40 के करीब एफआईआर के हिसाब से हिंसक भीड़ ने बैरिकेड्स को तोड़ा, पुलिसकर्मियों पर अटैक शुरू कर दिए। कई पुलिस वाले जख्मी है। क्या करने आए थे पुलिस वाले? तो ड्यूटी कर रहे थे साहब, कोर्ट के ऑर्डर की तामील करने आए थे। मस्जिद को हाथ ही नहीं लगाना था, मस्जिद के आसपास के अतिक्रमण को हटाना था। 12, ये देखिए ये सारे चेहरे हैं, ये भड़का रहे थे, क्या कर रहे हो, सब बंद करके आ जाओ, देखो मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है। इस मामले में अभी तक 5 को गिरफ्तार किया जा चुका है, 5, 10 से 15 को हिरासत में लिया है। और जिस अफवाह को लेकर यह हिंसा हुई उसका सच यह है, मैं फिर से बता रहा हूं, बुलडोजर कार्रवाई मस्जिद के खिलाफ थी ही नहीं, यह मस्जिद के पास अतिक्रमण के खिलाफ थी। मस्जिद को खरोंच हाथ तक नहीं लगाया गया, लगाना ही नहीं था। और यह बात वहां के लोगों को बता दी गई थी। यह हाई कोर्ट का ऑर्डर है पूरा। किसी ने हाई कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं पढ़ा। हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि अतिक्रमण है, 3 महीने में आपको एक कार्रवाई करनी है। सबको बुलाया गया, बातचीत हुई, मामला कोर्ट में था, हाई कोर्ट का ऑर्डर था। मैं बता रहा हूं इसकी जानकारी वक्फ को दे दी गई थी कि बुलडोजर एक्शन मस्जिद के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके पास अवैध ढंग से कब्जा की गई जमीन को छुड़ाने के लिए था। दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी को मस्जिद के पास करीब करीब, ये जो इसमें आंकड़े हैं वो है 39,000 स्क्वायर फीट, 39,000 स्क्वायर फीट जमीन से वो इलीगल एंक्रोचमेंट है, नहीं हटाएंगे। क्यों नहीं हटाएंगे? कब्जा हटाएंगे पत्थर चलाएंगे, कब्जा हटाएंगे तो पत्थर चलाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। 39,000 स्क्वायर फीट, ये है 36,428 और 2,500 स्क्वायर फीट, 2,512 स्क्वायर फीट। कोर्ट का ऑर्डर 39,000 स्क्वायर फीट जमीन से कब्जा हटाने का ऑर्डर था। 39,000 किसकी है? 39,000 सरकारी जमीन है साहब, आप लोगों की जमीन है, कब्जा करके बैठे हैं। जेएसआर की रिपोर्ट है, कोर्ट का ऑर्डर है। कब्जा की गई जमीन में 2,500 स्क्वायर फीट रोड की जमीन और 36,000 स्क्वायर फीट की जो जमीन थी जिस पर कब्जा करते बैंक्वेट हॉल, दुकानें, पार्किंग वगैरह बना दी गई। हटाओ, हटाना पड़ेगा साहब। वक्फ का दावा था कि यह जमीन एक वक्फ नोटिफाइड प्रॉपर्टी है। तो कोर्ट में जाइए ना, कोर्ट में फैसला होगा। ये पत्थरबाजी के थ्रू फैसला होगा क्या? इस पर फैसला करने का अधिकार सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल के पास है। बवाल हो गया। एमसीडी का दावा है कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है उसमें सिर्फ
0.195 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड को लीज पर दी गई थी, लेकिन मस्जिद की आड़ में करीब 4000 एकड़ जमीन कब्जा ली गई है। दावा, कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट का ऑर्डर। कोर्ट से बड़ा तो साहब कोई नहीं है ना। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी की इसी बात को मानते हुए अतिक्रमण हटाने का ऑर्डर दे दिया। चौंकाने वाली बात यह कि जिस वक्त यह दंगा भड़का या दंगे जैसे हालात बने, यह कश्मीर जैसी पत्थरबाजी हुई, उस वक्त दंगाइयों की भीड़ में, अब सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूं, समाजवादी पार्टी के सांसद नजर आ गए साहब वहां पर। दिखाइए वो तस्वीर, मोहिबुल्ला नदवी। अब समझ नहीं आया कि ये दंगा पॉइंट पर समाजवादी पार्टी अखिलेश जी के सांसद क्या कर रहे हैं वहां पर। ये वो वीडियो आ गया, समाजवादी पार्टी के सांसद नदवी साहब दंगा पॉइंट पर नजर आए। ये प्रकट हुए अचानक। अब ये संयोग प्रयोग, वो वहां पर थे, क्या थे, क्यों थे, किस लिए थे। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं एक्शन का रिएक्शन है ये सब। नदवी का दावा है कि वो वहां इसलिए पहुंचे थे क्योंकि उन्हें जानकारी मिली थी कि मस्जिद को नुकसान पहुंचाने की तैयारी हो रही है और रातों रात एक खास वर्ग को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। खास वर्ग, ये समझ नहीं आता अतिक्रमण का भी धर्म होता है क्या? खास वर्ग कहां से प्रकट हो जाता है हर चीज में। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कई नेता भी कह रहे हैं कि आधी रात को यह कार्रवाई मस्जिद और मुसलमानों को टारगेट करने के लिए की गई थी। लेकिन इस अफवाह का सबसे बड़ा फैक्ट यह है कि साहब, जिस मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की अफवाह उड़ाकर दिल्ली में पत्थरबाजी हुई, एक खरोंच तक नहीं आई है उसे। मस्जिद को हाथ तक नहीं लगाया गया, कोई हाथ लगाना ही नहीं था, एक खरोंच नहीं आई है। लेकिन यहां ऐसा बवाल काट दिया साहब, दंगे जैसे हालात पैदा कर दिए। ये देखिए आप, ये तस्वीरें देश तक जानी जरूरी है। मस्जिद पर बुलडोजर चलना ही नहीं था, आग लगा दी, हिंसा, दंगा, आग, मतलब तोड़ फोड़, पुलिस वालों पर हमले हो रहे हैं। 5 को गिरफ्तार कर लिया, 5 को, सबके चेहरे नजर आ रहे हैं। पत्थरबाजों पर तो कार्रवाई हो रही है। आज मैं एक सवाल पूछ रहा हूं साहब, उन नेताओं पर कार्रवाई होगी क्या जो नेता भड़का रहे थे, जो अभी भी भड़का रहे हैं? कुछ नेता कह रहे हैं तो एक्शन का रिएक्शन क्या करें साहब, हो जाता है एक्शन का रिएक्शन। उन नेताओं पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या जिन्होंने माहौल खराब करने में पत्थरबाजों का साथ दिया? सुनिए एक बार। अफवाह ये उड़ गई कि मस्जिद को गिराया जा रहा है, तो एक्शन का रिएक्शन तो हो नहीं था। अब हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों की बेहुरमती आम सी बात हो गई है, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ है, हिंदुस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुआ। ये नुकसान वक्फ की जायदाद पर हुआ, वहाँ मस्जिद को भी माना गया कि थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, नहीं मालूम, लोग बोल रहे हैं, मगर ये सरासर गलत हुआ है। इसीलिए उम्मीद करते हैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड और वहाँ की मैनेजमेंट कमेटी फौरन सुप्रीम कोर्ट को जाए और जाकर ये तमाम हकीकत सुप्रीम कोर्ट को बताए। और अतिक्रमण हटाना हर सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन जिस तरह से बाद में इन लोगों ने पुलिस पर पथराव किया है और जिस तरह से धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की है और जिस तरह से वहाँ गुंडागर्दी करने की कोशिश की है, मैं पुलिस को और प्रशासन को बधाई देता हूँ कि बहुत धैर्य रखते हुए इन्होंने पूरी कार्रवाई को अंजाम किया। लेकिन ऐसे जितने उपद्रवी जिन्होंने वहाँ लोगों को भड़काने का काम किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है, अभी मुझे इस वक्त पता लगा है कि अब तुर्कमान गेट के बाद जामा मस्जिद के आसपास अतिक्रमण का भी सर्वे होगा। यह बड़ी खबर आ गई। अब जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद के आसपास जो संभावित अतिक्रमण की शिकायतें, उसका भी सर्वे होगा। एमसीडी को व्यापक सर्वेक्षण का ऑर्डर दे दिया गया है। यह बहुत बड़ी खबर है जो तुर्कमान गेट पर हुआ। उसके बाद अब जामा मस्जिद के आसपास संभावित अतिक्रमण अगर है तो जामा मस्जिद के आसपास भी एमसीडी को सर्वे के ऑर्डर हाई कोर्ट ने दे दिए हैं। यह बहुत बड़ी खबर है। व्यापक सर्वेक्षण का ऑर्डर दे दिया गया है, सर्वे करिए और मस्जिद के अगर आसपास, जामा मस्जिद के आसपास अगर अतिक्रमण है तो देन लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। कानून अपना काम करे, कानून अपना काम करे। अब कानून अपना काम करेगा तो ये पत्थरबाज क्या करेंगे? मेरे साथ प्रीत सुरोही यहाँ स्टूडियो में आ गए, एक बार दिखाइए साहब, क्योंकि ये आज का चेहरा एक तरीके से है। इन्होंने याचिका दाखिल की, बड़ी याचिकाएं लगाई, इन्होंने दावा लंबी लड़ाई लड़ी। सिरोही साहब हैं, स्वागत है आपका। और मेरे साथ प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ हैं। विनोद बंसल जी हैं, विनोद बंसल जी वीएचपी से। विनोद जी आपका बहुत बहुत स्वागत। आदिल हसन, AIMIM के नेता आदिल भाई, बहुत बहुत स्वागत। फखरुल हसन चांद साहब समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। फखरुल भाई स्वागत आपका। और मेरे साथ आम आदमी पार्टी से निवान शर्मा और राशिद शरीफ, प्रेसिडेंट हैं SIMPLW, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसके हैं।
स्वागत है आप सबका। लेकिन सबसे पहले मैं एक बार सिरोही साहब आपसे शुरू कर रहा हूँ। ये अब तो जामा मस्जिद के पास भी ऑर्डर आ गया, तो फिर वहां पर भी तो माहौल खराब, लोग क्या आरोप लगा रहे हैं, ये माहौल खराब करने वाली चीज है। वहां पर मंदिर भी होगा, मंदिर के आसपास भी होगा, लेकिन आप याचिका लगाते हैं मस्जिद के आसपास वाली जमीन पर, ये आप पर आरोप है। तो अब जामा मस्जिद के पास भी सर्वे का ऑर्डर आ गया, फिर वहां भी इसी तरह का माहौल खराब, ये माहौल खराब करने वाली चीजें कर रहे हैं आप लोग, बताइए साहब। साउथ दिल्ली में 60 बीघा फॉरेस्ट की लैंड जो रिजर्व आरक्षित भूमि है फॉरेस्ट के लिए, उस पे कब्रिस्तान बनाकर वकफ बाई यूजर कर लिया। 60 बीघा जमीन देश की राजधानी में, माहौल खराब नहीं होता? करनाल बाईपास पे एक्वायर्ड लैंड को कब्रिस्तान बनाकर ग्रीन लैंड को 22 बीघा जमीन उत्तम नगर अस्पताल में, माहौल खराब नहीं होता? सीलमपुर में डिस्ट्रिक्ट पार्क गायब करके कब्रिस्तान बना दिया, उसमें मस्जिद मदरसा बनाकर वकफ कर दिया, माहौल खराब नहीं होता? झुग्गी के बदले रेजिडेंशियल प्लॉट को वकफ कर दिया, माहौल खराब नहीं होता? दक्षिणपुरी साउथ दिल्ली में टॉयलेट ब्लॉक को वकफ कर दिया। सादिक नगर में बहुत हैरानी की बात है, केंद्रीय विद्यालय की जमीन को वकफ कर दिया, माहौल खराब नहीं होता? मतलब आपको सारे मस्जिद ही मिलती है, मंदिर का मतलब मस्जिद कब्रिस्तान, मंदिर नहीं मिलता कोई? मैं कह रहा हूं बरवाला गांव में 144 बीघे डीडीए की लैंड वकफ कर दी। अरे मैं सवाल पूछ रहा हूं, आपको मस्जिद वक्फ कब्रिस्तान, ये मंदिर के आसपास कोई ऐसी जमीन नहीं मिलती आपको? डीएम की क्या जिम्मेदारी है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप याचिका की क्या जिम्मेदारी है? सिरोही भाई, आप याचिका दाखिल करते हैं ना, 100 से ज्यादा याचिकाएं लगाई आपने, लड़ाई लड़ी लंबी, आप कह रहे हैं अभी भी लड़ेंगे आप, तो ये सवाल पूछा जाता है, जो मुस्करा भी रहे हैं एक हमारे, वो सवाल आपसे कि मंदिर के आसपास अतिक्रमण का कोई आपको सबूत, इस तरह कोई याचिका एक आधा लगाई, एक भी लगाई आपने? नहीं, मंदिर के आसपास अतिक्रमण है ही नहीं है, आपको नहीं मिला? नहीं, मुझे नहीं मिला। तो आप ढूंढते हैं जाकर मस्जिदों के आसपास ही? नहीं, मस्जिद के आसपास क्यों ढूंढूंगा, मस्जिद ही अतिक्रमण है। मस्जिद कैसे, कौन सी मस्जिद? या मस्जिद पर तो कोई एक्शन होना भी नहीं था, मस्जिद के आसपास अतिक्रमण था। मस्जिद के ऊपर एक्शन क्यों होता? मैं मस्जिद को लेके कोर्ट गया ही नहीं। यस, ये क्लियर करिए, यही मैं क्लियर करवाना चाह रहा था। ये जो मस्जिद को खरोंच तक नहीं आई, ना आनी थी, ना हाथ लगाना था। मैं आपको पूरी बात बताता हूं। हाँ। ये सारा जो भी मतलब वहां स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। पहला पार्ट था जो पीडब्ल्यूडी का था, 2512 स्क्वायर फीट का, जो फुटपाथ और सड़क पर कब्जा था। ठीक है। फिर इसका बी पार्ट था 36,428 स्क्वायर फीट। ठीक है, 2512, 36,428 और 7,343 स्क्वायर फीट। तो जब हम सी, जो इसका सी पार्ट है, उसके लिए हम कोर्ट गए नहीं, हमारी प्रेयर में सी पार्ट है ही नहीं। हम जानते हैं कि ये फैज़े इलाही की दरगाह है, ये बार बार मस्जिद का नाम ले रहे हैं, और कल भी कोर्ट में मस्जिद पर कोई एक्शन, कोई कार्रवाई, कोई बुलडोजर, कुछ नहीं था। जज साहब ने पूछा, मैनेजिंग कमेटी से भी पूछा, वक्फ बोर्ड के एडवोकेट से भी पूछा, हाँ, कि जो सी पार्ट है इसके ऊपर एमसीडी कार्रवाई कर रही है, एलएनडीओ कार्रवाई कर रही है, पीडब्ल्यूडी कार्रवाई कर रही है कि नहीं जी, सी पार्ट पे नहीं कर रही है। तो फिर आपने पूरे देश को भ्रमित क्यों कर दिया? उन लोगों को, जिन लोगों से पैसा लेकर इन भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन पर शादी के आयोजन के पैसे लिए, उनको आज भड़काकर आगे कर दिया। उन्हीं के बच्चे आज जेल में हैं, वही परिवार आज थाने के बाहर खड़े हुए हैं, जिन लोगों से इन भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन पर आयोजन के नाम पर पैसे लिए। और मैं तो बता रहा हूं, इससे हैरानी की क्या बात होगी, जिसे तुम आज कब्रिस्तान बता रहे हो, इसका मतलब हजारों लोगों की शादी आपने कब्रिस्तान में करा दी। डायलिसिस सेंटर आप कब्रिस्तान में चला रहे हो, डायग्नोस्टिक सेंटर आप कब्रिस्तान में चला रहे हो, मैटरनिटी होम आप कब्रिस्तान में चला रहे हो। आदिल भाई, आदिल हसन है AIMIM से। आदिल भाई, क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ ये पत्थरबाजी, ये दंगे वाले हालात क्यों बने, किसकी गलती किसकी है? कोर्ट का ऑर्डर की तामील करने के लिए वहां पर पहुंची टीम, पत्थरबाजी शुरू हो गई, गलती किसकी? आदिल हसन। गलती वक्फ बोर्ड के मक्कार ऑफिसर और मक्कार जो कमेटी है उसकी है, उसकी मक्कारी और अय्यारी के चलते ये पूरा एपिसोड हुआ। पूरी बात आप सुनिए अमन साहब। सबसे पहले ये कि इसका गैजेट है, गैजेट नंबर मैं बता दूं 40 गैजेट नंबर है इसका वक्फ का, तो ये वक्फ बोर्ड के अंदर में आता है। वहां पर जो वक्फ बोर्ड में जब 12 नवंबर को जजमेंट आया तो एडिशनल ASC उस कोर्ट में बैठे हुए थे, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। वक्फ बोर्ड का जो एडमिनिस्ट्रेटर और NDMC का एडमिनिस्ट्रेटर दोनों एक था, उसने ट्रिब्यूनल में अपील नहीं की। उसके बाद हैरानी की बात, जब कोर्ट ने जजमेंट दिया, LDA का DC था, पुलिस थी, NDMC थी, अर्बन डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री थी और सब पुलिस प्रशासन था, उसमें वक्फ बोर्ड का कोई नुमाइंदा नहीं था उस सर्वे में। आप मेरी प्रॉपर्टी को जांच करना चाह रहे हैं और मेरे ही लोग वहां नहीं रहेंगे, 20% रेवेन्यू वक्फ बोर्ड को दिया जाता है,
तो वक्फ बोर्ड का यह हक है कि उसके वकील जो साहब वहां बैठे थे, जो सरकार की दलाली या जिसकी भी दलाली कर रहे थे, उनको खड़ा होकर और वक्फ बोर्ड को यह बताना चाहिए था कि आप वहां कोर्ट में बैठे हुए हैं और जिसकी रोजी रोटी आप खाते हैं वक्फ की, और आप वहां पर अपील नहीं कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी गलती। 12 नवंबर को जजमेंट आया है, 3 महीने का जजमेंट दिया। तो यह बात सोचना चाहिए कि मस्जिद, मदरसा, ईदगाह या मंदिर या गुरुद्वारा इमोशनल इशू होता है, इसको चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया जाता, नहीं तो वक्फ ट्रिब्यूनल में किया जाता। उन्होंने नहीं किया, जिसके चलते ये हालात बने। तो हालात इसमें एनडीएमसी की जिम्मेदारी, वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी और जो अर्बन डेवलपमेंट के लोग थे उनकी जिम्मेदारी है। आप 1:30 बजे रात में ये मामला करेंगे। मस्जिद आप जान रहे हैं इमोशनल इशू है, गुरुद्वारा इमोशनल इशू है। आप सब पार्टी को कॉन्फिडेंस में मस्जिद प्रेयर का हिस्सा नहीं था, आपको पता है ना इस चीज। इसमें इन एन एरिया ऑफ 7 एक मिनट पूरा एक मिनट सर, एक मिनट फैक्ट जाने दीजिए, फैक्ट जाने दीजिए। 7,343 स्क्वायर फीट, मैं फैक्ट ही बोल रहा हूं। 7,343 स्क्वायर फीट ये प्रेयर का हिस्सा ही नहीं था, इस पर एक्शन होना ही नहीं था, मस्जिद का सीन ही नहीं था, कोई दूर दूर तक मस्जिद को कोई हाथ नहीं लगाना था सर। मेरे भाई अमन साहब, ये वक्फ प्रॉपर्टी है बाजाब्ते, आज से 40 नंबर वक्फ प्रॉपर्टी है और इस वक्फ प्रॉपर्टी का 1970 का गैजेट है। गैजेट कोई आदिल हसन या एमआईएम ने नहीं निकाला है, वो बाजाब्ते सरकार ने निकाला है। 40 नंबर नहीं, और ये सरकार की जवाबदेही। और ये जो साहेब अभी मेरे से कोर्ट में क्यों नहीं दिखा रहे वो कागज? मुझे अमन भाई कागज इन्होंने एमसीडी में क्यों नहीं दिए? अमन भाई, हाँ ठीक है, एक एक करके मैं बीच में नहीं बोलता हूं। बोलिए आदिल हसन, बोलिए। अमन साहब, मैं बीच में किसी का नहीं बोलता। कोई बीच में बोलना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। जो अभी एक बोलिए आप सर। अमन साहब, अभी जो साहेब लंबी लंबी बरनाला और ये फरीदाबाद और पूरा दिल्ली का जो विवरण कर रहे थे, हाँ याचिकाकर्ता, वो भी सेव इंडिया फाउंडेशन कहीं ना कहीं किस राइट विंग से जुड़ी है वो पूरी दुनिया जानती है। मैं कह रहा हूं, मैं सब धर्मों की इज्जत करता हूं। अगर राइट विंग लेफ्ट विंग छोड़ दीजिए, मैं तो सर बोलने दीजिए ना सर। अलाउ मी, अमन साहब, अलाउ मी टू स्पीक प्लीज। चलिए बोलिए सर। पुनीत जी की मोहब्बत में आपके सामने हाजिर हूं, आपके कोऑर्डिनेटर की मोहब्बत में आपके अदालत में आया हूं। एक बात मैं बता दूं, किरण रिजिजू मिनिस्टर हैं, उससे पहले स्मृति ईरानी थी, उससे पहले मुख्तार अब्बास नकवी थे। लगातार 11 साल से इस देश में भाजपा का माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर है और देश में जो वक्फ बोर्ड है वो डायरेक्ट सेंट्रल वक्फ काउंसिल, वो माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो जितने भी मंत्री थे, क्या वो आंख बंद किए हुए थे? क्या उनको कैटरेक्ट का प्रॉब्लम था, मोतियाबिंद था, कि उनके मुंह में दही जमी हुई थी कि उन्होंने ये मामले को नहीं देखा? हरियाणा में मुझे बोलना पड़ेगा, मेरी मोहब्बत मेरे दर्शकों से है। मेरा सीधा सा सवाल है, ये पत्थरबाज कौन से विंग से हैं? ये लेफ्ट विंग, राइट विंग, ये पत्थरबाज कौन से विंग से थे? हाँ जी जी, पत्थरबाज ये वही हैं जो अंकिता भंडारी का जो वीआईपी गश्त कांड में जिन्होंने सबूत मिटाया, उसी विंग से हैं। तो ये कौन? ये तो सेंगर के विंग से हैं, जो बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आए थे। ये तो अफवाह फैलाने वालों, वो उसी का है। जो बुलडोजर अंकिता भंडारी में जो चुप है, उसी विंग से हैं। ठीक है, तो इन पर अंकिता भंडारी के जो न्याय नहीं दिया, उसी विंग से तो हैं। फिर इन पर एक्शन सही हो रहा है, ठीक है? इनकी जो धरपकड़, ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया। तो फिर इन पर धरपकड़ इनकी सही हो रही है, इन सबका इलाज होना चाहिए, इनकी धरपकड़ सही हो रही है, ठीक है? सुनिए अमन साहब, जी और सुन लीजिए अमन साहब, ये वही हैं जो नजीब को आज तक खोज नहीं पाए। मैं कह रहा हूं ये वही हैं जो जेएनयू में मारे और ये वही हैं। अगर ये राइट विंग है, अगर आदिल हसन, तो इन सबकी धरपकड़, इन सबका सही से इलाज होना चाहिए, ठीक है? 5 को पकड़ लिया, 5 को उठा लिया। सही से इलाज वही है कि 52, सुनिए अमन साहब, 52 साल जो तिरंगा नहीं फैलाया, अरे वो छोड़िए ना, मैं इस पर बात करता हूं। इन पत्थरबाजों का सही से जो इलाज दिल्ली पुलिस, आदिल हसन को नहीं माना, आदिल हसन आप जलेबी पटेल ने बैन किया, उसी विंग से है ये। प्रेम शुक्ला, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं ये राइट विंग लेफ्ट विंग छोड़ दीजिए, ये कहीं के हैं, मेरे को मतलब नहीं है। ये देश का माहौल खराब करने वाले कट्टरपंथी हैं, पत्थरबाज हैं। और क्रिसमस पर जो कुछ, सुनिए पूरा सुनिए आदिल हसन, पूरा सुनिए। की वक्फ बोर्ड की नाकारापंथी है। चलिए बस हो गया, मैं प्रेम शुक्ला सुबह आपके पास आऊंगा। लेकिन पहले मैं एक चीज यहां पर जरूर क्लियर करता हूं। जब क्रिसमस पर कुछ भाड़े के गुंडों ने पत्थरबाजी की थी ना, तो धर्म पता लग गया था उपद्रव का। आज इस पत्थरबाजी का धर्म कोई नहीं बताएगा आपको, कि अब नहीं कोई मजहब नहीं बताएगा। चलिए अब प्रेम शुक्ला, अब ये जामा मस्जिद के पास भी सर्वे होगा सर, कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। फिर ये अब आप लोगों को देखना पड़ेगा, आप लोगों की पुलिस कि इतने हजार पुलिस वाले वहां पर हैं, वहां पर इतनी सिक्योरिटी फोर्सेज है, फिर भी ये लोग दंगा कर देते हैं। अब जामा मस्जिद के पास भी सर्वे होगा, फिर वहां पर भी माहौल खराब हो सकता है। ये तो आपको इंश्योर करना है सर कि ना हो फिर से इनकी ये कट्टरपंथी पत्थरबाज जो हैं, इन सबका ढंग से इलाज हो, इनकी अगली बार हिम्मत ना हो ये सब करने की। प्रेम शुक्ला, आपको इंश्योर करना होगा ये।
निश्चित अमन जी, हाईकोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन के लिए प्रशासन को पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराना यह निश्चित तौर पर राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का दायित्व है। और पूरी तरह से जो कोई दंगा करेगा उस दंगा करने वाले के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। 2020 में जिन लोगों ने दंगे किए वो यूएपीए के तहत सलाखों के पीछे बंद हैं और उनके लिए जो है ममदानी से लेके यहाँ के मैथानी तक जितने लोग भी चिल्लाते रहें, लेकिन उनके खिलाफ कानून का सख्त डंडा चलता है, चलता रहेगा। आप लोग रोक जो नहीं पाते इन लोग लोगों इस तरह को। से ये लोग कामयाब हो जाते हैं प्रेम भाई, ये लोग कामयाब हो जाते हैं। इसलिए तो रुके ना, आंसू गैस नहीं, आंसू कितने नहीं, पुलिस बिल्कुल वाले नहीं जख्मी हो गए कामयाब आज, होंगे जी। कितने पुलिस वाले जख्मी हो गए आंसू- प्रेम भाई आज। इनकी हिम्मत कैसे होती है? नहीं, जिन ये लोगों तैयारी ने होती है, जख्मी किया, मस्जिदों के पास पत्थर नहीं, चलते जिन्होंने हैं, ये सब कहां से कामयाब हो जाते हैं अमन प्रेम भाई, जिन्होंने अमन भाई जिन लोगों ने दुस्साहस किया ना, उनकी कई पीढ़ियां रोएंगी हो कि हमको जब जेल अभी उमर खालिद के अब्बा रो रहे हैं ना, ममदानी के पास जाने के बाद भी उनको जो है उनके आंसू टपकना बंद नहीं हो रहे ना। उमर खालिद, शर्जील इमाम, इनके अब्बा हुजूर भी रो रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ इलाज क्या है ना वैसे सर, जो ये लोग पत्थर मार रहे हैं, पत्थरबाजी, फिर अब जामा इनका भी मस्जिद के पास खानदान सर्वे रोएगा। होगा, फिर कोई पत्थरबाजी हो जाएगी। ये पूरी तैयारी के साथ आते नहीं, हैं, जहां मैसेजेस पत्थर करते हैं, चलाएंगे, ये इकट्ठे ऐसे पत्थर पत्थर करके चलाने रखते हैं, वाले ये सब वो हाथों का कैसे इलाज जाता है? होगा। फखरुल हसन भाई, ये समाजवादी पार्टी से हैं, ये एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, समाजवादी पार्टी के सांसद ऑन दिस वो दंगा स्पॉट पर, ये कोइंसिडेंस है, दिस इज ए मेयर कोइंसिडेंस, संयोग है सर कि उसी दंगा स्पॉट पर नदवी भाई मिले वहां पर, समाजवादी पार्टी के सांसद, कैसे? देखिए अमन भाई, आपने बहुत से सवाल याचिकाकर्ता से पूछे, शायद मैं पूछता और आपने पहले पूछ लिए कि आखिर ये मस्जिदों के बाहर ही अतिक्रमण क्यों ढूंढते हैं, वो मैं बता देता हूं। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी, उनसे जुड़े हुए संगठन, उनसे जुड़े हुए लोग केवल जो धर्म स्थल हैं अल्पसंख्यकों के, उनके अगल बगल ही अतिक्रमण ढूंढते हैं और ये याचिकाकर्ता भी उन्हीं में से। आपने उनसे इतने सवाल पूछ लिए, बिल्कुल साफ हो गया कि वो किस विचारधारा से हैं, किसके लिए काम करते हैं, किस संगठन के लिए काम करते हैं। अब आपका सवाल है कि समाजवादी पार्टी के सांसद, तो ये समाजवादी पार्टी को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि समाजवादी पार्टी के सांसद वहां पे मौजूद थे या घटनास्थल पे वो गए थे। हमें जानकारी होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन हमारे प्रेम भाई कह रहे थे, उन्होंने कहा उन्हें जानकारी मिली थी। मैं अपनी बात करूं, नहीं उसी पर आपको जानकारी नहीं है, मैं बताता हूं। मेरे समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल नहीं, मुझे वहां पर पार्टी को जब वो जानकारी देंगे, मैं बता रहा हूं सर, वो वहां पर थे नहीं, उन्होंने कहा है मैं था, मुझे पता लगा कि मस्जिद तोड़ने आ रहे हैं तो वहां पर मैं पहुंचा था, वो थे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस तो समाजवादी पार्टी को नहीं, बहुत बड़ा संयोग या कोई मैं बता रहा हूं, एक मैं जवाब दे रहा हूं आपको। समाजवादी पार्टी को उन्होंने सूचित नहीं किया, जब तक हमें सूचित नहीं होगा मैं प्रवक्ता हूं, मैं उतना ही बोलूंगा जितना हम पार्टी से हमें गाइडलाइन होगी, जितना बोलने के लिए कहा जाएगा। दूसरी बात ये कि प्रेम भाई कह रहे थे कि दिल्ली वाले के अब्बू जान रो रहे हैं, लेकिन यहाँ फतेहपुर उत्तर प्रदेश का, वहां के तो किसी के पिताजी नहीं रोते हैं, वहां के दंगाई तो भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए, वहां तो कोई नहीं रोता है। आप क्या यही कहते? अगर कोई बीजेपी के सांसद वहां पर ऐसे मिलता नहीं, मैं तो भी आप यही कहते? हमने तो उत्तर प्रदेश में देखा, मैंने तो उत्तर प्रदेश में देखा, फतेहपुर में जो लोग भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग जुड़े हुए लोग थे, दंगा करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रेम जी भी नहीं रोते हैं, ना उन दंगाइयों के पिताजी रोते हैं, ना उनके साथ पुश्ते याद रखती हैं। वो दंगाइयों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो जाती। मैं तो कहता हूं कि आखिर जो दिल्ली में कार्रवाई हुई, तो सर आपके एमपी दिखे ना हो सकती थी अतिक्रमण हटाने के। भाई अभी तो आपके एमपी वहां पर दिखे ना, इतना बड़ा कोइंसिडेंस। एक बार मुझे बोलने दीजिए, आप खुद सोच कर देखिए। नहीं तो प्रेम भाई हैरान हो रहे हैं, आप भी हैरान हो रहे हैं, अब्बू को आप भी हैरान हो रहे हैं, हम अब्बू को ही याद करा रहे थे। आप भी हैरान हो रहे हैं कि दंगा पॉइंट पर अचानक नजर आए आपके सांसद नदवी। आप भी हैरान नहीं हुए? ये कैसे वहां पर प्रकट हुए, नजर आए, और वो कह रहे हैं कि एक धर्म की वजह से टारगेट किया जा रहा है। आदिल हसन आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं, आदिल हसन, फखरुल हसन आ रहा हूं, सुबह। नहीं, देखिए सवाल ये है अमन जी, कि जब केजरीवाल जी की दिल्ली में सरकार थी तो मुद्दे क्या थे? आप डिबेट किस पे करते थे? प्रदूषण बहुत बढ़ गया, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, स्कूल कॉलेज की, स्वास्थ्य की बात। जब से भाजपा की सरकार बनी है, दिल्ली के मुद्दे क्या हैं? तो हिंदू मुसलमान की वजह से पहुंचे थे, नजर आते, AQI कंट्रोल करने पहुंचे थे आपके एमपी वहां पर, आपके सांसद AQI कंट्रोल करने पहुंचे थे। मुझे
नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है दंगा कंट्रोल करने पहुंचती है, तो घर उनको तोड़ने पता था वहां पहुंचती दंगा होने वाला है, उन्हें पता था वहां दंगा होने वाला है, अतिक्रमण ढूंढते हैं। उन्हें पता था वहां दंगा होने वाला है। किसको पता था? आपके सांसद जो वहां पहुंचे थे। नहीं, आपको हो सकता हो पता हो, आपके चैनल को पता हो, हमारे अतिक्रमण तो सांसद को कोर्ट ने कुछ कहा नहीं है। पता, तो मुझे भी कोई जानकारी नहीं की। तो वो कोइंसिडेंस है, वो वहां पर अचानक कोर्ट ने कहा था रात के 12 बज के नहीं, कोर्ट ने कहा था कि रात के 12:40 पे अतिक्रमण हटाने जाना, ये कहा था कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा था कि रात के 12:40 पे जाना और अतिक्रमण हटाना, ये अच्छा, कहीं ठीक है। ऑर्डर में लिखा है। अरे कार्रवाई करनी थी, दिन में करते, उजाले में दिन में करते, जान के माहौल खराब करने वाली चीज है ना। मतलब वो कह रहे कि रात को 12 साढ़े 12 बजे 12:40 पर आप पहुंचते हैं, फिर माहौल दिन में करते हैं, जान के माहौल खराब करने की साजिश होती है जी। ये एक तर्क आया है। कोर्ट ने वैसे ये भी नहीं लिखा था कि 12 बजे के बाद कर नहीं सकते हैं जी। कोर्ट ने लिखा था कि मुझे नहीं बताइए, खैर आप बताइए सुबह। नहीं, अरे हो गया फखरुल भाई, हो गया। 12 बजे आपके सांसद वहां 12:30 प्रकट हो सकते हैं, लेकिन वहां टीम नहीं पहुंच सकती है कार्रवाई करने के लिए सुबह। एक जनप्रतिनिधि हाँ। आई होप कि उनकी आवाज हाँ पूरा बोलने दीजिए, उनका अधिकार। सुनाई फखरुल भाई क्या करें। फखरुल हसन, हाँ ठीक है, हो गया। जिम्मेदारी निभाने आए। हाँ जिम्मेदारी, वही तो मैं कह रहा हूं। उनको मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि अचानक दंगा स्पॉट पर वो सांसद वहां पर प्रकट हुए। क्या उन्हें पता था ये दंगा होने वाला है? उन्हें कैसे पता था? ये सारी चीजें मैं जानना चाह रहा था। आप तो कह रहे थे हमें पता ही नहीं, अब आपको पता लग गया, वो थे वहां पर सुबह। अब आप बोलिए। उसके बाद विनोद बंसल मैं आपके पास आ रहा हूं, निवान भाई आपके पास भी आ रहा हूं। हो गया सुबह। अरे आपको पता ही नहीं आपके सांसद वहां पर थे, वो खुद कह रहे हैं। सुबह देखिए अमन, सुबह आ रहा हूं। फखरुल भाई हो एक एक करके प्लीज, सुबह जल्दी से। देखिए अमन, हम सबको पता है कि इलीगल इंक्रोचमेंट या अवैध अतिक्रमण को हटाने की क्या प्रक्रिया होती है। हाँ। और ये तो प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉलो करने के बाद, उच्च न्यायालय के जजमेंट के बाद उसका पालन हुआ है। तो इसमें 12 नवंबर का ऑर्डर था वो। कुछ भी गैर कानूनी नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं। लीगली यहाँ पे लीगल एक्सपर्ट्स भी आपने बैठाए हैं, बहुत अच्छा किया। बिकॉज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी जानी चाहिए रादर देन स्टोरीज जो ये लोग नैरेटिव बनाने के लिए झूठी फर्जी कहानियां फैलाते हैं। दूसरी बात, हम सबको पता है कि दिल्ली में झंडेवालान मंदिर के बाहर जो पार्किंग इलीगल इंक्रोचमेंट करके बनाई गई थी वो भी तोड़ी गई। किसी हिंदू ने तो हाथ में पत्थर नहीं उठाए कि हमारा मंदिर तोड़ दिया जी। तो ये हमेशा जो मुस्लिम समाज के सो कॉल्ड तथाकथित लीडर हैं, जैसे बहुत ही सुंदर तरह से आपने एक्सपोज किया कि समाजवादी पार्टी के नदवी जी एसपी सांसद वहां पे कैसे पहुंच गए। ये भीड़ तंत्र, ये शक्ति प्रदर्शन, ये अराजकता सिर्फ और सिर्फ एक केओस मचाने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के विरुद्ध आप पूरी की पूरी कम्युनिटी को खड़ा कर देते हैं। इसका जवाब पता है अमन कब मिलेगा? हाँ, कब? इसका सॉल्यूशन पता है कब होगा? हाँ। जब आपको याद है जब दिल्ली दंगे हुए थे, सबसे पहली बस आपको पता है कब जली थी? आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान की हेट स्पीच के बाद। अच्छा। हमें सबसे पहले एक्शंस इन नेताओं के खिलाफ लेने चाहिए। हाँ। क्योंकि साइकोलॉजिकली इट इज प्रूवन कि भीड़ की अपनी कोई मानसिकता नहीं होती। हाँ। भीड़ अपने नेताओं की साइकोलॉजी के हिसाब से चलती है। मुस्लिम समाज के नेता सुधरने चाहिए और जो ऑलरेडी जहरीले नेता हैं, हाँ। जो मुसलमान कौम के हाथ में हथियार और पत्थर दे रहे हैं, उन नेताओं को, उन सांसदों को, उन विधायकों को जेल के पीछे डालना चाहिए। आपने क्योंकि जिक्र किया अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी का, निवान भाई इस दंगे को लेकर ये जो दंगे जैसे हालात पैदा हुए, इसमें गलती किसकी आपको क्या नजर आता? क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर की तामील, मस्जिद को हाथ नहीं लगाना था, फिर भी पत्थरबाजी। निवान भाई देखिए अमन जी, आप वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नलिस्ट हैं। जो आपने सवाल पूछे हैं वो बहुत ही जबरदस्त सवाल हैं जो मुझे लगता है कि आज सबको पूछने चाहिए। हम तो आपके सवालों के साथ सहमत हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है, कानूनी पहलू तो एक हमने अभी चर्चा करी, उसमें क्या कानूनी सही है क्या नहीं है, कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो उसके आगे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। दूसरा पहलू ये है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर। आज अगर हमारे देश में ऐसा कोई ऑर्डर आता है तो उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर आप जानते हैं कि एक ऐसी सेंसिटिव जगह है जहां पे ऐसा हो सकता है, आपके पास क्या इंटेलिजेंस इनपुट ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है? वहां पे क्या कर रही थी आपकी पुलिस, क्या कर रही थी आपकी एजेंसीज? क्यों ऐसा जो है कुछ लड़कों ने ऐसा माहौल खराब कर दिया और वो इतना बड़ा इशू बन गया? ऐसा व्यतीत होता है, ऐसा दिखता है कि बीजेपी ये चाहती है कि ऐसी घटनाएं देश के अंदर हो जिससे वो पॉलिटिकल माइलेज ले पाए। आप तो शुरू से शुरू कर लीजिए, लगातार 2014 के बाद ये इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर में फेल हुए हैं। आप कोई भी जजमेंट उठा लीजिए जहां पे ऑर्डर इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि ये बहुत हल्के हाथ से जाते हैं वहां पर। ये चाहते हैं माहौल खराब हो, ये चाहते हैं दंगे हो जिससे ये पॉलिटिकल माइलेज उठा पाए। हम तो ये कह रहे हैं, आप पुलवामा देख लीजिए, 600 किलो RDX आया। लेकिन एक मिनट आराम से, एक एक करके, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे सुबह एक मिनट, नहीं छोड़िए ना, मैं कह रहा हूं ये लोग चाहते हैं लेकिन पकड़े तो आपके नेता जाते हैं सर।
दंगों में? ताहिर हुसैन? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जो नेता पकड़ा जाता है उसको फांसी पे नहीं, चढ़ा मैं दो। वो नहीं कह रहा हूं, मैं आप जो नेता बिल्कुल ठीक पकड़ा कह रहे हैं। जाता है नहीं, उसको फांसी पे चढ़ा ये दो, लोग, कौन चढ़ाएगा? आप कह रहे हैं कि कराते कौन ये लोग चढ़ाएगा? हैं, कराते ये लोग हैं, लेकिन पकड़े आपके नेता जाते हैं, ऐसे मैं कैसे हो ये जाता कह है? रहा हूँ सर, अमन जी, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो नेता पकड़े जाते हैं उनको फांसी पे कौन चढ़ाएगा? नहीं सर, उनको किसने फांसी पे दिल्ली चढ़ाने की दंगों में बात होती है कहा? तो आप लोग बचाने आ जाते हैं। सुनिए संजय सिंह, मुझे कंप्लीट करने हाँ, दीजिए। बोलिए, अमन प्लीज, जी निवान कंप्लीट भाई, करने प्लीज, दीजिए। आपने प्लीज। सवाल, आपने इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है, मुझे कंप्लीट करने जी दीजिए। प्लीज। दिल्ली दंगों के अंदर किसने कहा गोली मारो सालों को? किसने कहा? क्या कार्रवाई हुई? नहीं, आज ये वो नहीं कहा मंत्री था। बना बैठा है। नहीं, उन्होंने ये नहीं मंत्री कहा था। बना बैठा नहीं, है उन्होंने आज ये वो। नहीं कहा था, पूरा मत बोलिए। उन्होंने क्या बोला था? आज सामने से लोगों ने बोला था, दंगों में, दिल्ली दंगों देश में के गद्दारों 53 को लोगों उन्होंने, की- नहीं, एक मिनट आराम से दिल्ली- देखिए, गलत सुनिए, कोट दिल्ली मत करिए। दंगों में देश के गद्दारों को सामने से लोगों ने बोला, उन्होंने नहीं बोला था। अब गद्दारों को फूल माला तो पहनाएंगे नहीं, ये तो लोगों ने बोला था, उन्होंने नहीं बोला था ऐसा। नहीं, ये दिल्ली के मंत्री ने कहा नहीं था कि हम ट्रंप के जाने तक रुके हैं, उसके बाद नहीं, अब आप दूसरे पे जंप कर रहे हैं, आप गोल पोस्ट मत और दिल्ली बदलिए। दूसरे, सुनिए, देखिए, आप ऐसे डाइवर्जन नहीं कर सकते हैं। सर, आपको आपने ये किया, देखना मैंने नहीं पड़ेगा किया। कि अगर ठीक है। एक नेता एक मंच पे खड़े होकर कुछ बोल रहा है, उसके कहे जाने का क्या मतलब है? आप ऐसे नारे भी नहीं लगा सकते हैं। ठीक और है। दूसरी बात, 53 लोग जिन घटनाओं में मर गए, आज क्या कार्रवाई हुई? प्रॉब्लम क्या है, मतलब मुझे तो क्या ये जानना है। कार्रवाई हुई? कार्रवाई क्या हुई? राशिद संदेश शरीफ, क्या, इम्पैक्ट क्या हो रहा फिर है? आदिल हसन आपके पास आऊंगा। एक कमेंट राशिद शरीफ का ले लूं क्योंकि बहुत देरी से उनके पास जा ही नहीं पाया हूं। राशिद शरीफ, इन पत्थरबाजों का क्या इलाज करना चाहिए? ये जो कट्टरपंथी पत्थरबाज वायरस हमारे देश में बहुत तेजी से फैल रहा है, इसकी वैक्सीन क्या है? ये जो वायरस है ना, ये बहुत डेंजरस वायरस है सर। ये पत्थरबाजी वाला वायरस, क्या वैक्सीन है सर इसकी? बिल्कुल अमन राशिद जी, ये शरीफ लोग भाई। पत्थरबाजों को रोकने में नाकामयाब हो गए। अमन जी, मैं तो एक बात बोलूंगा कि बार बार ऐसो मस्जिद के पास ही बुलडोजर घूमता, मस्जिदों के पास आप देखेंगे, मदरसों के पास बुलडोजर घूमता, कब्रिस्तान के पास बुलडोजर घूमता, दरगाहों के पास। तो ये एक ऐसी दहशत बैठ गई। जो जहां अतिक्रमण होगा वहां घूमेगा। नहीं कैसे सर, हमारे मस्जिदों के पास ही है सर। तो क्या अब नहीं अच्छा है? सवाल करे थे, तो क्या अब नहीं अच्छा है? सवाल करे एक थे मिनट, अमन एक जी। मिनट। बहुत तो क्या पहले नहीं जो है? पहले से जो सवाल करे थे आप, बहुत अच्छा, खाली मस्जिदों के पास ही क्यों बुलडोजर? क्या मंदिरा नहीं है? क्या दूसरे अरे तो आप जाइए ना, धर्मस्थाना नहीं है? अरे आप जाइए, याचिका धर्मस्थाना दाखिल नहीं है? कीजिए। अरे ये सिरोही जी ने की, आप भी जाइए, याचिका दाखिल कीजिए, मिलेगा। अभी झंडेवालान के पास, अभी सुबुही ने बताया, झंडेवालान के पास पार्किंग में अतिक्रमण था, हटाया गया। कौन सा हिंदू पत्थर लेकर उतरा? झंडेवालान, दिल्ली झंडेवालान, हटाया गया। सर ये झंडेवालान मंदिर के पास था, हटाया गया। 11 साल से चल रहा है ये पत्थरबाजों का किस्सा। क्यों रोक नहीं सकी हुकूमत अभी तक? क्या तकलीफ है? पूछी क्यों नहीं उनसे? क्यों बुलडोजर बार बार डराने को लेके जा रहे हैं आप? क्या करना चाहिए? इनकी नागरिकता खत्म कर दें, क्या करना चाहिए? क्या करना अरे चाहिए? हाँ, गोली मार दीजिए सर, अमन जी, गोली मार दीजिए प्लीज प्लीज। ये बस कर दीजिए मुसलमानों को पत्थरबाज बताना। अरे मैं गोली मारिए, पत्थरबाजों का मैं धर्म आपको ही नहीं बता होता रहा भाई, हूँ। ये आप खत्म मुसलमान करिए, को घसीट खत्म रहे हैं, करिए। ये गलत है। नहीं, आप पत्थरबाजों का नहीं, कोई बिल्कुल धर्म नहीं होता, मैं धर्म तो मत बोल रहा हूँ, बताइए। बस कर दीजिए ये पत्थरबाजों का किस्सा। आप गोली मार पत्थरबाजों का दीजिए धर्म इसको बता रहे हैं यहाँ पर बैठकर। मैंने बोला अरे आप बोल सर, रहे हैं, आप पत्थरबाजों मुसलमान को को घसीट रहे हैं। आप बता रहे हैं हमारी मस्जिद के पास बुलडोजर लेके जा रहे हैं और 4 बच्चे मासूम पत्थर भी नहीं उठाए लोग, अरे रोके भी नहीं उनको। मासूम अरे रात पत्थर के ना उठाए। 12:40 पे आप जाते, रात में हमला करने को जाते वहां पे। ये आपको शर्म आ रही है? आप क्या कह रहे हैं? आप टीवी अरे डिबेट ये- में बैठकर उकसा रहे हैं पत्थरबाजी के लिए कि मासूम पत्थर भी ना उठाए। अरे ये गोली मासूम मारो नजर आ रहे बोलो ना हैं। सर, अरे ये मैं तो मासूम गोली नजर आ मारो रहे बोल रहा हूं हैं। सर। अच्छा, दोबारा अरे सर, जाएंगे, गोली दोबारा मारो पत्थरबाजी सर। करेंगे। विनोद बस बंसल, करो, पत्थरबाज, फिर सिरोही भाई आपके पास आ रहा हूं, पत्थरबाज आपके पास करने का विनोद इल्जाम बंसल, लगाओ, विनोद बंसल, आदिल भाई आ रहा हूं, विनोद बंसल, एक कमेंट जल्दी से। विनोद बंसल। हाँ, बोलिए विनोद जी। जी अमन जी, मासूम पत्थर भी ना उठाए, आप कैसी बातें करते हैं आप? अमन जी मैं कह रहा हूं, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए नाम इनका शरीफ है और काम इनका कितना दंगाई है। आप सोचिए कितने जबरदस्त स्टेटमेंट आपके नेशनल टीवी चैनल पे बोला है इन्होंने। और आप देखिए कि मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको, जिस झंडेवाला देवी मंदिर की बात कर रहे हैं ना, उस झंडेवाला देवी मंदिर के ऊपर हिंदू परिषद कार्यालय है, उसके बगल में संघ का मुख्यालय है, और उसके बावजूद भी वहां के वो जो अवैध निर्माण को हटा दिया जाता है, लेकिन किसी ने भी कोई चूं तक किया क्या? हमने तो पत्थर नहीं चलाए, हमने तलवार नहीं चलाई, हमने भाले लेकर के और वो छोटा लेके नहीं आए हम किसी को मारने के लिए। लेकिन इन्होंने भारत का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा जहां पर कि दंगा न किया हो। दंगा नहीं, मैं कहूंगा सुनियोजित हिंसा न की हो। एक तो इस शब्द को दंगा शब्द प्रयोग न करें, क्योंकि ये जो करते हैं एक तरफा सुनियोजित तरह प्राणघातक हमला करते हैं हिंदुओं पर। जिस 53 लोगों की मौत की बात जो अभी आम आदमी पार्टी के जो नेता कर रहे थे, मैं कहना चाहता हूं आखिरकार उसमें किसका हाथ था? आखिरकार उसको बचाने वाला कौन था? आखिरकार वो जो इनका जो निगम पार्षद था, उसको किस तरह से उनके छत पर गिलोल और पेट्रोल बम जाने क्या क्या मिला था?
लेकिन इनको शर्म नहीं आई इसे बोलने में। विनोद बंसल वो तो और कह आप रहे हैं अभी ना, आप देखिए, इन पर कार्रवाई करिए ना, आप लोग रोक ही नहीं पाते हैं, ये सारे कामयाब हो जाते हैं, ये पत्थरबाज, ये हाँ आदिल भाई आ रहा हूं, ये सब इकट्ठा कर लेते हैं, सब कुछ कार्रवाई कर करते लेते हैं तो ये शरीफ जो है ना आतंकवादी बन जाते हैं। अरे तो इनको क्या फर्क जब पड़ हम रहा है, कार्रवाई आप इनकी क्यों करते सुन हैं रहे तो हैं? शरीफ आतंकवादी बन जाते हैं। तो इनकी क्यों सुन रहे हैं आप? कार्रवाई सोचिए करिए ना, ना, ये नहीं, मैं कहता हूं- पत्थरबाज, ये पत्थरबाज, ये जो बिल्कुल नहीं वायरस सुनेंगे, है, इसकी अब वैक्सीन होगा ना, अब होगा ये। अब हम ये कब होगा? इतने पत्थरबाज बार की हर ट्रेनिंग कहीं दूसरे अपने दिन इनके पत्थरबाजी हो जाती है। मजहबी केंद्र से लेके आते हैं और भारत में उसको एक्सरसाइज करते हैं, अब नहीं होगा। वो तो कह रहे अब हैं, भारत के अंदर इस तरह का कोई भी मजहबी उन्माद शरीफ भाई बर्बाद- कह रहे हैं करिए उन पर कार्रवाई, किसने रोका है आपको? इनसे पूछ के करते हैं, करिए, वो तो कह रहे हैं, हो रहा है ना, अगर वो तभी खुद तो इसमें मिला शामिल रहे होंगे हैं तो उन पर भी करिए। तभी तो भड़काने की बात कर रहे हैं ये। अरे तो भाई हम कर रहे हैं तभी तो ये भड़काने की बात कर रहे हैं। ठीक है। मैं कहना चाहता हूं, देखिए अमन जी, आपने स्टार्टिंग रिमार्क बोला कि 0.1 एकड़ जमीन थी और 4000 एकड़ बना ली उन्होंने। क्यों भाई? पूरे भारत भूमि पर एक कब्जा जमाने की कोशिश हो रही है, इसको लैंड जिहाद कहते हैं। और इसमें तो लैंड जिहाद के माध्यम से पूरी राजधानी को कब्जा करने की पूरी तरह से इसमें तो अगर मैं गलत नहीं हूं आदिल हसन, अब नहीं होगा ये। इसमें सारी पार्टीज को सुना गया, मैनेजिंग कमेटी को सुना गया, वक्फ को सुना गया, लिखित रूप से सबके जवाब भी दर्ज हैं आदिल भाई, सबको सुना गया प्रॉपरली, 3 महीने का टाइम, सब कुछ है साहब। जी हाँ प्लीज बोलिए आप। नहीं अमन साहब वक्फ बोर्ड को वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए था। जो सर्वे हुई उसमें वक्फ बोर्ड के लोग नहीं थे। वक्फ का जो एएसजी था वो बैठा हुआ था, 12 नवंबर को कोर्ट में जजमेंट आया, उसने अपोज नहीं किया। 3 महीना के अंदर तुरंत इसको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। उस कमेटी और वक्फ के जो वकील है वो नहीं गए। और अभी और मैं एक बात बता दूं, अमन साहब मुझे बोलने दीजिए। विनोद बंसल एक एक करके बोलेंगे, सिरोही बोलेंगे, उसके बाद एक एक देख लीजिए भाई, एक एक करके भाई, एक एक देख लीजिए अमन साहब, एक एक करके आप बोलिए ऐसे- आदिल हसन। हाँ बोलिए आदिल हसन। अमन साहब, हाँ बोलिए आदिल हसन। अमन साहब इस देश ने देखा कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रक्षा दलाली किया, जिन्ना के मजार पे अडवाणी गए। और सुन लीजिए बड़ी बात, तलवार बांटते हुए देखा गाजियाबाद में, आपने देखा। उससे बड़ी बात, पार्लियामेंट में एक आदमी को रोते हुए देखा है। प्रेम शुक्ला बोल रहे थे कि प्रेम शुक्ला बोल रहे, पार्लियामेंट में एक एमपी रो रहा था इनका, बच्चे की तरह इनका एमपी रो रहा था, आपने देखा है। वो अभी शूरवीर बने हुए हैं, सारी पार्टीज को सुना गया और इसमें वक्फ का भी जवाब लिखित रूप से दर्ज है। कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, 12 तारीख को सुनवाई, 3 महीने का टाइम दिया गया। प्रीत सिरोही डिवीजन बेंच के ऑर्डर में आप देख लीजिए, वक्फ के एडवोकेट की अटेंडेंस मार्क्स है। यस, सबको दूसरी सुना बात, गया। मैनेजिंग कमेटी को, वक्फ बोर्ड को एमसीडी ने हियरिंग पे सुना, दोनों ने वहां लिखित सबमिशन दिया और उनके दोनों के लिखित सबमिशन में भी देख लीजिए आप, और सबका अलग अलग झूठ है। वक्फ बोर्ड कह रहा है वहां कोई बारात घर नहीं है, बारात, और जबकि बारात घर के बाद मस्जिद कमेटी ने बोर्ड लगाया कि यहां होने वाली सभी शादियां स्थगित कर दी गई हैं, आप कोई नई जगह ढूंढ लीजिए। और ये शरीफ के मासूमों की मैं बता देता हूं, ईस्ट दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जहां नॉर्थ ईस्ट का दंगा हुआ, वहां नाले के अंदर एक मजार बनी, उस मजार को 400 साल पुराना बताया गया, उसका हमने कोर्ट का ऑर्डर कराया, ऑर्डर पे वो टूटी नहीं, हमने रिसर्च जारी रखी और हम हैरान हो गए कि नाले की जमीन वक्फ हो गई और घेरते घेरते आधा नाला कब्जा करके उस पर मस्जिद का निर्माण शुरू हो गया। और जब मीडिया ने उस मुद्दे को उठाना शुरू किया तो उसके रहनुमा कहने लगे अगर कोर्ट का आदेश है तो हम इसे हटा लेंगे। एक एक करके आराम से, अरे कौन नकारा को कोर्ट के ऑर्डर पर कार्रवाई हो रही है, कोर्ट के ऑर्डर पर कार्रवाई हो रही है। सुबह जल्दी से प्रेम शुक्ला आ रहा हूं आपके पास। अमन देखिए, मैं ये एकदम फुटकर राजनीति या छीछा लेदर वाली बहस में भाई कब्जा हो रहा है ना, ये 39,000 स्क्वायर फीट की जमीन अगर है तो हमारे आपके टैक्स पेस के पैसे है ना। ये जो प्रीत सिरोही कर रहे हैं वो तो हमारे आपके टैक्स पेस का पैसा है। 39,000 स्क्वायर फीट मजाक है क्या? ये इससे बड़ा जो एक्चुअली इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, इसको हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इसको हम देख नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे बैठे हुए सब पक्ष विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं। वो मौलाना साहब तो मासूम पत्थरबाज तक कह रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने देश की राजधानी में पत्थर उठा लिए। मेरा मेन मुद्दा ये है कि जो पत्थरबाजी वाला पैटर्न कश्मीर में आज तक होता था, आतंकवाद की जड़ें मजबूत की गई पत्थरबाजों के हाथ में पत्थर दे देकर, और मुसलमान बच्चे को जो है टेरर के सामने खड़ा कर दिया गया एक दीवार की तरह। सेम वही मॉड्यूल और सेम वही पैटर्न अगर देश की राजधानी दिल्ली में अप्लाई हो रहा है और सफल हो रहा है, तो ये कितने बड़े टाइम बॉम्ब के ऊपर हम बैठे हैं, कितना बड़ा रिस्क है, इसको हमें सोचना पड़ेगा। और आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स भी देख लीजिए, अभी मैं बहुत पीछे मत जाइए,
आप पिछले 1-1.5 महीने की इवेंट्स देख लीजिए कि कितनी आतंकवादी गतिविधियां। एक बड़ी खबर आ रही है सोमनाथ मंदिर को लेकर, मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा। सोमनाथ मंदिर को लेकर बीजेपी ने नेहरू पर बड़ा हमला बोला है। सोमनाथ मंदिर से चिढ़ते थे नेहरू, ये बड़ी खबर है। दरअसल 11 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 11 तारीख को सोमनाथ जाना है, और उससे पहले बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि नेहरू नहीं चाहते थे सोमनाथ का जीर्णोद्धार हो। सोमनाथ मंदिर पर स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा 11 तारीख को, और 2026 में सोमनाथ पर हमले को 1000 साल जो हैं वो पूरे हो रहे हैं। हमारे साथ एक कमेंट में लूंगा जरूर इस खबर पर प्रेम शुक्ला से। प्रेम शुक्ला, ये स्वाभिमान पर्व मनाना, लेकिन नेहरू को क्यों घसीटना इसमें कि नेहरू चिढ़ते थे सोमनाथ मंदिर से? एक कमेंट आपका। क्योंकि नेहरू जो है अपनी पुस्तक में गजनी पर बहुत फिदा थे। वो बाबर पर फिदा होते थे, गजनी पर फिदा होते थे, और श्री सोमनाथ मंदिर के निर्माण का विरोध करते थे। श्री सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आदरणीय राष्ट्रपति के जाने पर उनको दुख हुआ था। ठीक है। और उन्होंने बाकायदा अपने चीन के तत्कालीन राजदूत के पत्राचार में इस बात का जिक्र किया था। तो नेहरू को बाबर पर गौरव था, गजनी पर गौरव था, लेकिन श्री सोमनाथ मंदिर पर, श्री राम मंदिर पर उनको जो है बेहद दुख हुआ करता था, क्योंकि वो सनातन विरोधी थे, क्योंकि वो मुगलवादी थे। चलिए, नेहरू सनातन विरोधी थे, कहानी आपको सुनाएंगे। शुक्रिया आप सबका। सोमनाथ पर सबसे बड़े सरेंडर की कहानी एक बार हम आपको सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 11 जनवरी यानी कि आज से 3 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के स्वाभिमान सोमनाथ मंदिर जाएंगे। ये कहानी सुनिएगा। और सोमनाथ मंदिर पर लुटेरे महमूद गजनवी के तोड़े जाने के 1000 साल पूरे होने के मौके पर हो रहे स्वाभिमान पर्व कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह पर्व सोमनाथ मंदिर पर साल 1026 में हुए पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे होने के मौके पर मनाया जा रहा है। बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है ये, बहुत ही ऐतिहासिक तस्वीरें आएंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के स्वाभिमान कार्यक्रम को लेकर सोमवार को एक ब्लॉग लिखा था। इस ब्लॉग में उन्होंने लिखा था, सोमनाथ विध्वंस की नहीं बल्कि स्वाभिमान की गाथा है, जो भारत को याद दिलाता है कि मिटाने वाली मानसिकता खुद मिट जाती है। भारत कभी ना हारने वाला एक राष्ट्र है और हर युग में अपने मलबे से उठकर खड़ी होने वाली सभ्यता है। यहां तक सब ठीक है। इस मौके पर दरअसल बीजेपी ने नेहरू के लिखे कुछ पत्र जारी किए हैं। वो पत्र भी आज मैं लेकर आया हूं। ये वो पत्र हैं, ये नेहरू के लिखे पत्र जो बीजेपी की तरह से जारी किए गए, जिनको अब तक डिनाई नहीं किया गया, यानी कि सारे फैक्चुअल हैं। इसमें आरोप लगाया गया है कि देश भले ही सोमनाथ मंदिर को देश के स्वाभिमान का मंदिर माने, लेकिन पंडित नेहरू 1951 में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से काफी चिढ़े हुए थे। उन्होंने सिर्फ तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मंदिर के उद्घाटन में जाने से रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि मंदिर की पूजा में भी रोड़े अटकाने की पूरी कोशिश की। नदियों का पानी ना दिया जाए। अब समझ नहीं आता कि नदियों के पानी से कौन सा सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता, नदियों के पानी से। ये चिट्ठियां इस वक्त हमारे पास हैं, जिसके जरिए बीजेपी का दावा है साहब कि नेहरू सोमनाथ मंदिर से चिढ़ते थे। यानी कि जिस गजनवी ने सोमनाथ मंदिर तोड़कर भारत का स्वाभिमान तोड़ने की कोशिश की, गजनवी के बाद 16 बार सोमनाथ मंदिर तोड़कर भारत की आस्था और सभ्यता मिटाने की कोशिश हुई। मुगल लुटेरों के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों को मानसिक गुलाम बनाना चाहा। बीजेपी का दावा है साहब कि नेहरू ने भी सेकुलरिज्म के चक्कर में सनातन को नीचा दिखाने की कोशिश की। नेहरू ने क्या है इसमें चिट्ठी में? पहले तो नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ये जो शैतान, ग्लोरीफाइड डकैत गजनवी को एक कला प्रेमी बताकर उसका महिमा मंडन किया, ये आरोप। इसके बाद सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार तक के वो खिलाफ थे। बीजेपी ने इन चिट्ठियों के जरिए हवाला देकर यह दावा किया है कि सोमनाथ मंदिर भले ही महमूद गजनवी और अलाउद्दीन खिलजी ने लूटा, लेकिन आजाद भारत में सोमनाथ से सबसे ज्यादा नफरत पंडित नेहरू को थी। पंडित नेहरू को इतना नहीं, यह भी है कि जब सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की खबरें पाकिस्तान में चलने लगी कि यहां तो यह होने जा रहा है, पाकिस्तान में यह बताया जाने लगा साहब कि गजनवी सोमनाथ मंदिर का जो दरवाजा लूटकर अफगानिस्तान ले गया था वो सोमनाथ में वापस आएगा, तो नेहरू ने क्या किया? वो इतना घबरा गए, उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को प्रिय नवाबजादा कहते हुए एक चिट्ठी लिख दी। वो चिट्ठी भी हमारे पास है। और इस चिट्ठी के हिसाब से 21 अप्रैल 1951 को लिखी गई इस चिट्ठी में नेहरू ने कहा
कि सोमनाथ के मंदिर के दरवाजे वापस लाने की बात सिर्फ कहानी है, पूरी तरह से झूठी है और सोमनाथ मंदिर निर्माण जैसा कुछ नहीं हो रहा है। हालांकि खुद कांग्रेस सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से पब्लिश LS बख्शी की महाराजा रणजीत सिंह की किताब में सरकार कह रही है कि रणजीत सिंह ने काबुल जीतने के बाद संधि में एक शर्त यह रखी थी, गजनवी द्वारा लूटे गए सोमनाथ मंदिर के दरवाजों को भारत लौटाया जाए। यह है भारत के स्वाभिमान की कहानी और दूसरी थी भारत के सरेंडर की कहानी, नेहरू के सरेंडर की कहानी। बीजेपी के मुताबिक मोदी को सरेंडर मोदी कहने वाले राहुल के पड़नाना ने खुद पाकिस्तान के आगे सरेंडर कर दिया था। जो पाकिस्तान खुद हिंदुओं का नरसंहार कर रहा था, मंदिरों का विध्वंस कर रहा था, उस पाकिस्तान से नेहरू एक तरह से सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट मांग रहे थे। लियाकत अली को चिट्ठी लिख रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। सवाल है कि नेहरू को पाकिस्तान से ऐसा क्या डर था कि वो सोमनाथ मंदिर की खबरों को गलत बता रहे थे। भारत के सांस्कृतिक सम्मान की ओर खड़े होने की बजाय तुष्टीकरण और पाकिस्तान की ओर खड़े थे नेहरू। ये सवाल पूछे जा रहे हैं। अच्छा, एक और ऐतिहासिक तथ्य आज मैं आपको बताता हूं। पंडित नेहरू ने सवाल उठाया था साहब कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की क्या जरूरत थी। वो ये भी चाहते थे कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद मंदिर के उद्घाटन समारोह में ना जाए। इसके अलावा नेहरू ने कई मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर कहा था कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से देश की सेकुलर छवि खराब हो रही है। नेहरू ने भारत के सूचना प्रसारण मंत्री RR दिवाकर को लिखी चिट्ठी में सोमनाथ मंदिर के अभिषेक समारोह की कवरेज को कम करने की भी सलाह दी थी कि इसको जो है ना दिखाया जाए उतना। एक और हैरान करने देने वाली जानकारी यह है कि नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के अभिषेक के लिए दुनिया की कई नदियों से आ रहे पानी को भी रुकवाने की जी तोड़ कोशिश की थी। देखिए, पंडित नेहरू ने भारतीय दूतावास को चिट्ठी लिखकर कहा कि वो सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए कोई मदद ना दें, सोमनाथ ट्रस्ट को कोई मदद ना दी जाए। चीन में भारतीय राजदूत M पनिकर को लिखे पत्र में नेहरू ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति के सोमनाथ मंदिर दौरे के असर को कम करने की कोशिश की थी। और अब 11 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे